Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about the reproductive and child health programs. As I have already discussed with maternal and child health program, the resting part of that topic is reproductive and child health program. The reproductive and child health, that is RCH first program, was launched through the country on 15th of October 1997. The second phase of RCH program, that is RCH second, was launched on 1st April 2005. The main objective of program was to bring about a change in mainly three critical health indicators, that is reducing total fertility rate, infant mortality rate, and maternal mortality rate. So RMCH plus means reproductive and maternal and child health plus A का मतलब है adolescent approach has been launched in 2013 and it essentially looks to address the major cause of mortality among women and children as well as the delays in accessing and utilizing healthcare services. To add this, various programs and schemes have been launched by Government of India to achieve reproductive health goals. तो यहाँ पे क्या है, reproductive child health program 3 फेजेस में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 15 अक्टूबर 1997 में स्टार्ट हुआ। फिर इसका सेकंड फेज RCH सेकंड जिसको बोलते वो लॉन्च हो गया 1 अप्रैल 2005 में। तो मेन जो इस प्रोग्राम का मेन जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वही ये था कि जो क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर जिनसे हेल्थ इंडिकेट होता है, जैसे आपको पता होगा कि देयर आर सो मेनी हेल्थ इंडिकेटर, मॉर्टलिटी, मॉर्बिडिटी, infant mortality rate, maternal morbidity rate, death incidence, डिजीज इंसिडेंस, प्रेवलेंस। तो उनमें से मेनली इनका ये ऑब्जेक्टिव था कि रिड्यूस करे टोटल फर्टिलिटी रेट, बहुत ज़्यादा जो फर्टाइल बहुत बच्चे पैदा उनको थोड़ा सा रिड्यूस करना, इन्फेंट मोर्टलिटी बच्चों की डेथ है, मैटरनल मोर्टलिटी जो मदर्स की डेथ होती है इसको कम करना। उसके बाद और एक प्रोग्राम इसी के अंडर आया RMCH प्लस ए, वही है रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल चाइल्ड, लेकिन इसमें क्या हो गया प्लस ए में इसमें एडोलसेंट हेल्थ भी ऐड हो गया। तो अप्रोच ये वाला जो वो स्टार्ट हुआ 2013 में। इसका जो मेनली जो गोल थे, मेजर काज ऑफ मोर्टलिटी एमंग जो देखे गए बच्चों और औरतों में, उनको डिले देखा गया कि उनमें प्रॉब्लम डिले है, वो एक टाइम पे एक्सेस नहीं कर पाते, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज नहीं कर रहे। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए। तो वेरियस प्रोग्राम और बहुत सारी स्कीम लॉन्च किए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम, सो दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ गोल को अचीव कर सके। Definition. So, reproductive and child health approach has been defined as, किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ अप्रोच को, हम क्या बोलेंगे, पीपल हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट देयर फर्टिलिटी, मीन्स वो प्रोग्राम वो अप्रोच जिससे लोगों में एबिलिटी हो, वो खुद अपनी मर्जी से रिप्रोड्यूस भी कर सके और अपनी फर्टिलिटी को रेगुलेट भी कर सके, फॉर एग्जाम्पल फैमिली प्लानिंग से। वुमेन आर एबल टू गो थ्रू प्रेगनेंसी एंड देयर बर्थ सेफली, safe childbirth or safe pregnancy हो, the outcome of pregnancy is successful in terms of maternal and infant survival and well-being हम तो भी बोल सकते हैं प्रेगनेंसी सक्सेसफुल है जब मदर और इन्फेंट सर्वाइवल दोनों का अच्छा हो, तब जाके हम बोल सकते हैं कि अच्छी सर्विसेज अच्छी है। कपल्स आर एबल टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस फ्री ऑफ फियर ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीज। अगर कपल्स इफ दे गो फॉर द सेक्सुअल, उनको ये फियर नहीं रहना चाहिए कि प्रेगनेंसी हो जाएगी या कोई डिजीज कंट्रैक्ट होगी, तो उन डिजीज को, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज को भी बचाने के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को भी स्टॉप करने के लिए ये सारा अप्रोच स्टार्ट किया गया। तो आरसीएच फेज प्रोग्राम इनकॉर्पोरेटेड द 4 कंपोनेंट्स, इसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स आते हैं, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड कंपोनेंट, CSSM, चाइल्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर एंड प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ RTRs, STD, एड्स एटसेट्रा। तो मेन हाइलाइट्स ऑफ आरसीएच प्रोग्राम में मेन चीज़ क्या है, द प्रोग्राम integrates all interventions of fertility regulation, maternal and child health, reproductive health for both men and women। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि इसमें इन्होंने रखा है कि इसमें वो सारे इंटरवेंशन, वो सारे जिसकी वजह से हम फर्टिलिटी को रेगुलेट कर सके, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोथ फॉर मैन एंड वुमेन, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकें।
सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड आर क्लाइंट ओरिएंटेड, जो भी सर्विसेज होती है वो क्लाइंट ओरिएंटेड होना, मीन्स की एज पर द नीड ऑफ द क्लाइंट. The program envisages upgradation of level of facilities for providing various interventions and quality of care. तो इस प्रोग्राम का मेन गोल ये भी था जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज है उनको थोड़ा सा अपग्रेड करना. द फर्स्ट रेफरल यूनिट इज बीइंग सेट अप एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लेवल प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ओबस्ट्रक्टिव केयर न्यू बॉर्न केयर. तो उस अपग्रेडेशन में डिसाइड किया गया कि अगर हम फर्स्ट रेफरल यूनिट, जैसे हमारा फर्स्ट रेफरल यूनिट पीएचसी या सब सेंटर, तो पीएचसी लेवल पे हम ऐसी इमरजेंसी कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ओबस्ट्रक्टिव और न्यू बॉर्न केयर सर्विसेज रखें सो दैट इमीडिएट जो केयर होता है वो मिल जाए, गुड क्वालिटी केयर मिल जाए. उससे क्या होगा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ. The facilities of obstetric care, MTP and IUD insertion in the PHCs level are improved. तो जो फैसिलिटीज obstetric care की MTP मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो डालते हैं, PHC पे जो सर्विसेज रखी गई उनको इम्प्रूव किया गया अंडर दिस प्रोग्राम. IUD insertion facilities are also available at sub centers and sub centers पे भी IUD insertion facilities available रखी गई. Specialist facilities for STD and RTI are available in all district hospitals and in a fair number of sub-district level hospitals. So, sexually transmitted disease या reproductive tract infections के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे भी फैसिलिटीज अवेलेबल और स्पेशलिस्ट अवेलेबल रखे गए. The program aims at improving the outreach of services primarily for the vulnerable population. तो आउटरीच सर्विसेज मीन्स कि हर एक के लिए सर्विसेज रखी है. अगर कोई पीएचसी या सब सेंटर पे नहीं आ सकते हैं तो हम मतलब आउटरीच जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल हिली जो होते हैं, जिनके यहाँ पे फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, उनके लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई. So RC सर्विसेज मेजर इंटरवेंशन. RC सर्विसेज अब कौन कौन सी मेन सर्विसेज रखी गई और उसके लिए क्या क्या किया गया. उसमें सबसे पहले इन्होंने किया एसेंशियल ओबस्ट्रक्टिव केयर, मीन्स कि हम मदर्स को ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी अच्छा केयर देंगे, एसेंशियल इंपॉर्टेंट केयर देंगे. इज टू प्रोवाइड द बेसिक मैटरनिटी सर्विस टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन. थ्रो किस तरह से हम उनको बेसिक मैटरनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन्स को. अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी विद इन 12 to 16 वीक्स में ही उनकी प्रेगनेंसी रजिस्टर कराने की कोशिश करेंगे. प्रोविजन ऑफ मिनिमम 3 एंटीनेटल चेकअप्स बाय एएनएम. प्रोविजन ऑफ सेफ डिलीवरी एट होम और इंस्टीट्यूशन, होम या इंस्टीट्यूशन में उनकी सेफ डिलीवरी कराए. प्रोविजन ऑफ 3 पोस्टनेटल चेकअप्स टू मॉनिटर द पोस्टनेटल रिकवरी एंड टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस. तो हम क्या करेंगे, पोस्टनेटली हम जब बच्चा पैदा हो तो उसके बाद भी हम मिनिमम 3 चेकअप्स करेंगे. उससे उससे क्या होगा, उससे हमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन का पता चले. नेक्स्ट इज इमरजेंसी ओबस्ट्रक्टिकल केयर. सो इमरजेंसी ओबस्ट्रक्टिकल केयर में क्या आता है, इट इज वेरी एसेंशियल टू प्रिवेंट मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी. ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस शुड बी मेंटेन इन कंडक्टिंग द डिलीवरी. सो इमरजेंसी ओबस्ट्रक्टिव केयर में हमें क्या करना चाहिए, हमें मैटरनल मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी, डेथ और डिजीज कंडीशन जो रेट है उसको कम करना है. तो जो बर्थ अटेंडेंट्स है, जो ट्रेंड अटेंडेंट्स हो, उन्हीं के हाथों से हमें डिलीवरी करवानी चाहिए. 24-hour delivery services in PSC and CSC. So, to promote institutional delivery, the staff should be encouraged round the clock delivery facilities at health center. तो डिलीवरीज को इंकरेज करने के लिए, लोगों को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए मोटिवेट करने के लिए हमें 24 आवर्स, जब 24 आवर्स डिलीवरी सर्विस होगी, मदर का जब भी टाइम होगा डिलीवरी का, शी विल कम टू द हेल्थ सेंटर, वो डिलीवरी के लिए आएगी. लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब थ्रू आउट 24/7 डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल. Control of reproductive tract infection and sexually transmitted diseases. It has been implemented in close collaboration with National AIDS Control Organization, that is NACO. NACO will provide assistance for setting up RTI or STD clinics up to the district level. Each district will be assisted by 2 laboratory technicians on contract basis for testing blood, urine and RTI STD tests. So RTI और STD के लिए क्या करें, प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम या कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने वो फैसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो क्लिनिक सेटअप कराए जहाँ पे लेबोरेटरी फैसिलिटीज, टेक्नीशियन फैसिलिटीज, सो दैट
टेस्टिंग ऑफ ब्लड यूरिन जो है अर्ली हो जाए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ दीज डिजीज कैन. Next important is immunization. The Universal Immunization Program became part of CSM program in 1992 and RCH program in 1997. It will continue to provide vaccines for polio, tetanus, DPT, DT, measles and tuberculosis. मतलब कि पहले जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पहले आता था, फिर वो चेंज हो गया CSS में, आहिस्ता आहिस्ता वो RCH में, तो जिसके अंडर बहुत सारे डेडली जो डिजीज है, किलर डिजीज है, उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन दी गई. ड्रग्स एंड इक्विपमेंट किट सप्लाइड एट वेरियस लेवल्स आर एज फॉलोज. तो बहुत सारे ड्रग्स और इक्विपमेंट फर्स्ट रेफरल यूनिट्स पे, सब सेंटर्स पे, या जो स्किल्ड अटेंडेंट्स होते हैं उनको ड्रग्स और किट्स प्रोवाइड और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए सो दैट दे कैन यूज देम व्हेनेवर दे आर इन नीड. तो उसमें फॉर एग्जांपल सब सेंटर लेवल पे ड्रग किट ए, ड्रग किट बी दिया, मिडवाइफरी किट अलग से दिया गया, सब सेंटर इक्विपमेंट किट दिया गया जिसमें अलग अलग किट्स और अलग अलग मेडिसन, अलग अलग फर्स्ट एड के सामान और अलग अलग चीज़ें रखी गई जो एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन, जब उनको ज़रूरत लगती थी वो सब कुछ अवेलेबल किया. PHC लेवल पे भी इक्विपमेंट किट रखे गए. तो CHC लेवल फर्स्ट रेफरल FRU लेवल पे भी इक्विपमेंट्स रखे गए, किट ई टू किट पी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो कंटेन करते हैं वो रखे. नेक्स्ट जो एसेंशियल इंटरवेंशन है वो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर. अभी तक हम पढ़ रहे थे ओबस्ट्रक्टिव केयर. तो फिर उसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ भी आता है. तो प्राइमरी गोल इज टू रिड्यूस पेरिनेटल एंड न्यूनेटल मॉर्टिलिटी. तो बच्चों को ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी जो बच्चों की डेथ होती है उस गोल को कम, उस इंसिडेंट्स को कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बोला गया कि हमें एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर देना चाहिए. तो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के क्या क्या कंपोनेंट्स है? रिसस्टेशन ऑफ न्यूबॉर्न विद एस्फेक्सिया, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन. तो रिसस्टेशन न्यूबॉर्न जिसमें एस्फेक्सिया मतलब जिसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो उसको जल्दी से रिसस्टेट करना, ऑक्सीजन सपोर्ट देना. हाइपोथर्मिया में जिस बच्चे को हीट कम हो, जो कूल हो, उसको जल्दी से हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना, उसको ये क्या कहते हैं गर्म कपड़े वगैरह और जो वार्मर होता है उसके नीचे रखना सो दैट हीट लॉस ना हो. प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन से बचाना. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या रेफरल ऑफ सिक न्यूबॉर्न. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग माँ का ही दूध देना और हमें लग रहा है कि बच्चा ज़्यादा बीमार है तो उसको रेफर करना. ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. डायरिया जो मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ा है, डायरिया इज वन ऑफ द लीडिंग काज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी. ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1986 से 87 इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू आरसीएच प्रोग्राम. जो आरसीएच प्रोग्राम है उसी के थ्रू ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाए, क्योंकि देखा गया है जो बच्चों में मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ज़्यादा है वो ड्यू टू डायरियल डिजीजेज है. डायरिया की वजह से क्या होता है, वाटर लॉस होता है, फिर बच्चे को प्रॉपर रिहाइड्रेशन नहीं मिलती है, बच्चे की डेथ हो जाती है. सो उसमें वो क्या करते हैं, सप्लाईज ऑफ ORS पैकेजेस टू द स्टेट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट. ORS ओरल रिहाइड्रेशन जो सैचेट्स आते हैं वो गवर्नमेंट को दिए जाते हैं. तो ऐसे ईयर 150 पैकेट्स ऑफ ORS आर प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ ड्रग किट सप्लाई टू ऑल सब सेंटर्स इन कंट्री. तो हर किसी सब सेंटर को, PSC को 150 पैकेट्स ऑफ ORS सप्लाई होते हैं. एडुकेट न्यूट्रिशनल केयर ऑफ द चाइल्ड विद हेयर एंड प्रॉपर एडवाइस टू मदर एंड फीडिंग आर इम्पॉर्टेंट एरिया. तो इसमें और एक एरिया भी ऐड होता है, वो ये है कि हमें मदर को एडुकेट न्यूट्रिशनल केयर और एडुकेट एडवाइस देनी चाहिए कि हमें किस तरह बच्चे को फीड कराना है, क्योंकि अगर हम वो उसको बेटर एजुकेशन देंगे तो वो डायरिया कम होगा, माल न्यूट्रिशन कम होगा, तो जो बच्चों की मोर्टिलिटी रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. So prevention and control of vitamin A deficiency in children. Under the program, doses of vitamin A are given to all children under 5 years of age. तो इसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं 9 मंथ्स की एज पे. तो अलॉन्ग विद मील्स जब इसकी वैक्सीनेशन होती है, फिर सेकंड डोज देते हैं DPT OPV के साथ. और ऐसे ही हम सब्सिक्वेंट 2 डोजेज है 2 लाख ईच आफ्टर 6 मंथ्स इंटरवल. एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज कंट्रोल. तो बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं, मेरे चाइल्ड हेल्थ में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चाइल्ड मोर्टिलिटी होती है. तो स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट ऑफ ARI एंड प्रिवेंशन ऑफ डेथ ड्यू टू न्यूमोनिया इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ RCH प्रोग्राम. तो
बच्चों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और न्यूमोनिया से जो बहुत ज़्यादा डेथ्स होती है, उसकी वजह से क्या किया गया इस को भी आरसीएच प्रोग्राम में इंटीग्रेट किया गया। पेरिफेरल हेल्थ वर्कर्स आर बीइंग ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज एंड ट्रीट न्यूमोनिया। तो पेरिफेरल जो सेंटर्स है वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है नॉलेज, जैसे आईएमएन से एक प्रोग्राम आता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड एंड न्यूनेटल इलनेसेस में ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे सिखाया जाता है कि हम अर्ली किस तरह से न्यूमोनिया रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है बच्चे को किस तरह हम अर्ली ट्रीट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कॉट्रमैक्सोल इज बीइंग सप्लाइड टू द हेल्थ वर्कर थ्रू सीएसएसएम ड्रग किट। तो एक कॉट्रमैक्सोल ड्रग आता है जो ड्रग ऑफ चॉइस यूजुअली होता है इसमें न्यूमोनिया में। तो क्या करते हैं उसमें ये हर किसी ड्रग किट में रखा जाता है, हेल्थ वर्कर्स को जो ड्रग किट दिया जाता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन। तो एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, बच्चों में एनीमिया प्रिवेंट करने के लिए आयरन डिफिशिएंसी इज वाइडली prevalent in young children. Under this program of control and prevention of anemia, tablets containing 2 milligram of elemental iron, 0.1 milligram of folic acid are provided at sub-center level. The health workers to provide 100 tablets to children clinically found to be anemic. तो दूसरा इसमें है कि एनीमिक जो बच्चे होते हैं उनके लिए आयरन डिफिशिएंसी जिनमें देखी जाती है उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट्स दिए जाते हैं। हेल्थ वर्कर्स को टेबलेट्स दिए जाते हैं, फिर जब उनको लगता है कोई केस एनीमिक है तो अकॉर्डिंगली वो उनको दे देते हैं। दिस वाज द आरसीएच फेज फर्स्ट। फिर आया, मैंने आपको पहले ही बोला, फिर सेकंड फेज आया आरसीएच और पर्टिकुलर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फेज सेकंड। तो उसमें फेज सेकंड में क्या था, वो 1 अप्रैल 2005 में स्टार्ट हो गया। तो फोकस इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड mortality and morbidity with emphasis on rural health care. The major strategies are, तो जब हम उसको उसके बाद जब असेसमेंट किया गया तो देखा गया कि मैटरनल चाइल्ड मॉर्बिडिटी और मॉर्टलिटी को अगर हमें कम करना है तो हमें रूरल हेल्थ केयर पे भी ध्यान देना है। तो उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज की गई। तो पहला क्या था जो मैंने आपको इससे पहले बोला, एसेंशियल ओबस्ट्रक्टिव केयर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, सिकल अटेंडेंस एट डिलीवरी, इमरजेंसी ओबस्ट्रक्टिव केयर, ऑपरेशनलाइजिंग फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, ऑपरेशनलाइजिंग पीएचसीज एंड सीएचसीज फॉर राउंड क्लॉक डिलीवरीज। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो जब फेज सेकंड आया इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया कि अगर हम इन सब चीज़ों पे रूरल एरियाज में ज़्यादा फोकस करेंगे तो जो मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी है वो कम हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल एसेंशियल ओबस्ट्रक्टिव केयर में मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि उसमें हमें एसेंशियल ओबस्ट्रक्टिव केयर में हमें प्रेफरेबली, हाँ वहाँ पे हमने बोला था कि अटेंडेंट होना चाहिए कोई फ्रेंड। नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया, इस फेज में हमने कंपलसरी, गवर्नमेंट ने कंपलसरी बना दिया कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। 24 आवर डिलीवरी सेंटर, इमरजेंसी ओबस्ट्रक्टिव केयर एंड इमरजेंसी न्यू बॉर्न केयर एंड बेसिक रिसस्टेशन सर्विसेज राउंड द क्लॉक। तो राउंड द क्लॉक डिलीवरीज भी होनी चाहिए, एसेंशियल ओबस्ट्रक्टिव केयर भी मिलना चाहिए, न्यूबॉर्न केयर भी, और रिसस्टेशन सर्विसेज और सेंटर्स होने चाहिए। इसीलिए आप लोग अगर आज के लेबर रूम या डिलीवरी रूम देखोगे उसके साइड में कहीं ना कहीं पे आपको रिसस्टेशन रूम मिलेगा, जहाँ पे आपको सक्शन apparatus मिलेगा, हीटिंग वार्मर मिलेगा, या बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे रिसस्टेट करते हैं, एम्बो बैग वगैरह, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब रेडी होता है। Skilled attendants at delivery, who has emphasized that skilled attendants at delivery in any of essential to reduce maternal mortality in any country by ANMS and LHV। So ये मैंने ऑलरेडी आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया कि अगर हम दे रहे हैं तो हॉस्पिटल में भी वही डिलीवरी करना चाहिए जो स्किल्ड हो, जिसको नॉलेज हो डिलीवरी का, ताकि मैटरनल मॉर्टिलिटी मॉर्बिडिटी को हम कम कर सकें। Emergency obstetric care में operationalizing of first referral unit FRUs and skilled attendants and birth other activities, the second phase of the RCH। So second phase of RCH में mainly यही emergency obstetric care में जो फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हैं उनके यहाँ भी स्किल्ड अटेंडेंट्स रखे गए, स्किल्ड स्टाफ रखा गया, मिडवाइफ रखी गई बर्थ के। मिनिमम सर्विसेज ऑफ फुली फंक्शनल फर्स्ट रेफरल यूनिट्स की क्या मिनिमम सर्विसेज होनी चाहिए, वो क्या प्रोवाइड करनी चाहिए। तो 24 आवर डिलीवरी सर इंक्लूडिंग नॉर्मल एंड असिस्टेड डिलीवरीज होनी चाहिए। वहाँ पे 24 आवर डिलीवरी होनी चाहिए। जब भी पेशेंट आए तब डिलीवरी के लिए सेटअप रेडी होना चाहिए। इमरजेंसी ओबस्ट्रक्टिव केयर इंक्लूड सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन में भी किसी की नॉर्मल डिलीवरी ना हो, सिजेरियन सेक्शन करना पड़े तो उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए। न्यूबॉर्न केयर की फैसिलिटी होनी चाहिए।
इमरजेंसी केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन होना चाहिए, फुल रेंज ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विस इंक्लूडिंग लेप्रोस्कोपी। अगर किसी को फैमिली प्लानिंग करानी है तो वो सारे सर्विस, चाहे वो परमानेंट या टेम्पररी जो भी सर्विस हो, अवेलेबल होनी चाहिए। सेफ अबॉर्शन सर्विसेज होनी चाहिए। अबॉर्शन treatment of sexually transmitted infections, reproductive tract, respiratory tract infections, blood storage facilities होनी चाहिए, essential laboratory services होनी चाहिए, रेफरल ये जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस होना चाहिए, ताकि अगर हमें मदर को रेफर या बच्चे को रेफर करना पड़े, हमारे पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। देयर आर 3 critical determinants of facility। अब जो ये फैसिलिटी हमने रखी है, इसकी 3 क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स है, किस तरह से हम मीन्स की अवेलेबिलिटी ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, न्यूबॉर्न केयर, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी एंड 24 आवर्स। तो 24 आवर्स तक ब्लड होना चाहिए। हम सर्जरी के लिए हमें LSTS होगा लेकिन ब्लड ही नहीं होगा तो नहीं कर सकते। बच्चा पैदा हो उसको रिस्क अगर है तो उसके लिए प्रॉपर केयर नहीं होगा तो नहीं, ये सर्विसेज सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। तो स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम, वो दूसरा आरसीएच फेज सेकंड में क्या था जिस पे ज़्यादा फोकस गया वो ये है कि रेफरल सिस्टम को हम स्ट्रेंथन करें। मीन्स कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी होती है, डिलीवरी हम कोई केस मैनेज नहीं कर पाते बोथ मदर या कोई बच्चे का, तो हम क्या करते हैं, रेफरल सर्विस में डिले हो जाते हैं रास्ते में, या तो मदर की डेथ हो जाती है, बेबी डिलीवर होता है, उसको कोई प्रॉपर केयर करने वाला नहीं हो, या बच्चे की डेथ रास्ते में। तो ये जो रेफरल सिस्टम होता है ये अच्छा होना चाहिए। न्यू इनिशिएटिव्स उसमें क्या क्या थे, ट्रेनिंग ऑफ MBBS डॉक्टर्स इन लाइफ सेविंग एनेस्थेटिक स्किल्स फॉर इमरजेंसी ओबस्ट्रक्टिव केयर। तो उसमें जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई ताकि उनमें भी एनेस्थेटिक स्किल्स आ जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो इंट्रोड्यूसिंग ट्रेनिंग ऑफ MBBS डॉक्टर्स ऑफ ओबस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स, prepare training plan for 16 weeks in all obstructive management skills including cesarean सेक्शन ओपन। तो MBBS सिंपल MBBS डॉक्टर्स को भी प्रिपेयर किया गया, उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट इमरजेंसी सिचुएशन में वो इतने स्किल्ड हो कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट उनको आए। सेटिंग अप ऑफ ब्लड स्टोरेज सेंटर्स एंड फर्स्ट रेफरल यूनिट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। तो जहाँ पे भी फर्स्ट रेफरल, जैसे हम PHC या सब सेंटर से कहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लड फैसिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So this was all about my topic. Today I have discussed with the reproductive and child health services and the program for reproductive and child health. Hope you have understood what are the different services, what comes under phase first and what comes under phase second, and which activities need to be strengthening so that we can provide better maternal and child health, so that which will lead to the decrease in the maternal and child mortality and morbidity rate। अगर maternal and child mortality and morbidity rate कम हो जाएगा, अकॉर्डिंगली इसकी वजह से क्या होगा, हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैटरनल और बच्चों और माँ जो है वो मेन कंपोनेंट है किसी भी सोसाइटी का। तो अगर उनका रेट कम होता जाएगा, ओबियसली दैट विल हैव इफेक्ट ऑन बोथ द ऑन द कंट्री पे भी इफेक्ट होगा, और इंडिविजुअली जो जिसका बच्चा, जिसकी बीवी या जिसकी माँ भी ये सब जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ता है, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर RCH में अब आजकल जो नया प्रोग्राम आया है, जैसे JSY जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम है, तो उसके अंडर फ्री डिलीवरी होती है, इंस्टीट्यूशन में 1400 भी मिलते हैं, उसमें खाना पीना भी फ्री मिलता है। मेनली गवर्नमेंट क्यों ये स्कीम या वंदे मातरम स्कीम, जिसमें इम्यूनाइजेशन में डोर टू डोर सर्वेज होते हैं कि बच्चों की इम्यूनाइजेशन, मेन गोल क्या है, क्यों ये प्रोग्राम हो रहे हैं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, ताकि मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी कम हो जाए। जब कम हो जाएगा ओबियसली बर्डन भी कम होगा। तो इसीलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं ताकि हम लोग मैटरनल चाइल्ड मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी को कम कर सके। उसकी वजह से फॉर एग्जांपल जैसे फ्री डाइट मिलता है, पैसे मिलते हैं, जैसे तो जो बच्चा आउट ऑफ पॉकेट जो खर्चा होता है किसी भी फैमिली को कम हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज यूटिलाइज करे, उसकी वजह से क्या होगा, मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी की इंसिडेंस कम हो जाए। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, होप यू हैव अंडरस्टूड।